नमस्कार, आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं अब्दुल नबी हसन। दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर आज हम डालेंगे नजर। कौन कौन सी अहम खबरें आज दिन भर शुमार रही हैं, चलिए अब आपको बताते हैं। दरअसल पहली खबर का जब हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे रणनीति तैयार की। एक तरफ दिल्ली के वॉर रूम में रणनीति पक रही है, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। हिंदुस्तान में चुपचाप बैठकों की आहट है और पाकिस्तान में उसी आहट से खौफ की कपकपी। पीएम मोदी ने 3 घंटे में 5 हाई लेवल मीटिंग की और जवाब में पाकिस्तान ने कैमरे के सामने कबूल कर लिया, भारत हमला कर सकता है। क्या अगला कदम अब तय है? इस खबर की पूरी परतें खोलेंगे आगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए, खामोशी सबसे तेज हथियार होती है। दूसरी खबर का जिक्र करें तो दूसरी खबर में शुमार होगा डरना जरूरी है। जब दुश्मन के आर्मी चीफ के घर के दरवाजे बंद हो जाएं और परिवार अमेरिका यूके भाग जाए, तो समझिए डर सरहद लांघ चुका है। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी, टारगेट टाइम और टैक्सेस सब कुछ सेना के हवाले कर दिया। उधर पाकिस्तान का सूचना मंत्री कैमरे के सामने कांपते हुए बोलता है, भारत हमला कर सकता है। सवाल अब बस एक है, कब और कैसे? जवाब पूरा देंगे इस रिपोर्ट में, क्योंकि ये डर अब भारत का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन तीसरी अहम खबर की ओर रुख करेंगे। जो तीसरी बड़ी खबर आज की रही है वो हाफिज के ठिकाने को लेकर रही है। दरअसल हाफिज का ठिकाना पता चल गया है। जिस दिन आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां चलाई, उस दिन उसके नाम मौत की चिट्ठी पर लिख गए। अब सिर्फ टारगेट फाइनल है, टाइमिंग तय हो रही है और भारत की हिट लिस्ट में कौन कौन है ये दुनिया देखेगी और समझेगी। भारत चुप नहीं बैठता। हाफिज सईद से लेकर आईएसआई के बंकर तक जवाब अब पोस्टर या निंदा में नहीं है, बल्कि सटीक, सुनियोजित और निर्णायक एक्शन में होगा। पूरे रिपोर्ट आपको बताएंगे, वो 5 टारगेट जिनसे कांप रहा है पाकिस्तान। खबर पूरी बताएंगे, लेकिन चौथी अहम खबर भी आपको हम बताते चलें। दरअसल आज की चौथी महत्वपूर्ण खबर जो रहने वाली है वो रहने वाली है भावुक राहुल की। जिस दिन दुल्हन ने सिंदूर भरा, उस दिन उसकी मांग लहूलुहान हो गई। जिसने 7 फेरे लिए थे, वही हाथ अब अर्थी को कांपते छू रहे हैं। शुभम द्विवेदी की कहानी अब सिर्फ एक घर की नहीं, पूरे मुल्क की चीख बन चुकी है। राहुल गांधी जब ऐश्वर्या को गले लगाते हैं तो ये सियासत नहीं, वो दर्द है जो हर हिंदुस्तानी के सीने में चुभता है। क्या अब भी हम चुप रहेंगे? क्या अब भी सिर्फ श्रद्धांजलि देंगे? आगे बताएंगे इस खबर की पूरी डिटेल। उस हमले की दरिंदगी, वो बयानी सिसकियां और वो सवाल जो इस देश की आत्मा को झंझोर रहे हैं। इस खबर पर रहेगी विस्तार से नजर। 5वीं खबर जो अहम रहने वाली है वो रहने वाली है जाति जनगणना की। जिस जाति को राजनीति ने सिर्फ नारा बनाया, जिसे जनगणना ने कभी गिना नहीं, आज उसे देश की सबसे बड़ी जनगणना में जगह मिलने जा रही है। हाँ, मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर जातीय जनगणना की मंजूरी दे दी है। ये सिर्फ गिनती नहीं, ये भारत की सियासत, समाज और संविधान की तासीर बदलने वाला फैसला है। 2011 में कांग्रेस ने SECC किया, मगर डेटा दबा दिया और अब बीजेपी कह रही है अब हर जाति का आंकड़ा सामने आएगा और इसी के हिसाब से बनेगी पॉलिसी, बटेगा हक, तय होगा भाग्य। लेकिन क्या यह सिर्फ सामाजिक न्याय का रास्ता है या फिर 2029 तक का वोट बैंक इंजीनियरिंग? एक तरफ आंकड़ों की राजनीति, दूसरी तरफ आरक्षण की नई बहस। अब जाति की गिनती से क्या बदलेगा? आरक्षण का गणित या राजनीति का डीएनए? बताएंगे आपको पूरी खबर डिटेल में। ये 5 खबरें अहम रहने वाली हैं। इसके अलावा जाते जाते आपको बताएंगे बात पते की, लेकिन सबसे पहले शुरुआत तो आपको सबसे पहले हम जो खबर दिखाएंगे, बताएंगे जो इन सब के बीच में अहम खबर रहने वाली है। इन 5 खबरों में पहली खबर जो रहेगी वो अहम खबर रहेगी, वो रहेगी दरअसल पाकिस्तान से जुड़ी हुई। सबसे पहले 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें, उन 2 तस्वीरों के जरिए समझिएगा कि कैसे क्या कुछ अहम रहने वाला है। 2 तस्वीरें जरा प्ले करते हैं और बताते हैं आपको उन 2 तस्वीरों की हकीकत।
जरा दो तस्वीर तस्वीरों को देखिए जरा। और आपको हम बता दें कि दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। एक दिन में 4 बड़ी बैठकें हुई, सीमा पार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, बौखला गया पाकिस्तान। दरअसल हम आपको बताते चले, इन 2 तस्वीरों के जरिए ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति इस समय बनी हुई है। एक तरफ भारत सरकार है जो लगातार ये एक्शन मोड में नजर आ रही है। वो कह रही है कि अब जो हुआ पहलगाम में उसका बदला लिया जाएगा, रणनीति पूरी तरीके से तैयार है। और तो और इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति इस समय बनी हुई नजर आ रही है। तो एक तरफ दिल्ली में रणनीति बन रही है, तो दूसरी ओर इस्लामाबाद में डर की आहट सुनाई दे रही है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा के वॉर रूम में एक के बाद एक अहम बैठक कर रहे हैं और पाकिस्तान में बेचैनी इस कदर है कि आधी रात को अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को सिर्फ 3 घंटे में 5 बैक टू बैक बैठकें की, जिसमें सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस और मंत्रिमंडलीय राजनीतिक समिति जैसी सबसे अहम बैठकें शामिल रहीं। भारत में जहां सैन्य रणनीति पर मंथन हो रहा है, वहीं पाकिस्तान में इस रणनीति का असर साफ दिख रहा है। 30 अप्रैल की रात पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार कैमरे के सामने आते हैं, घबराहट में बयान देते हैं, बयान जो पाकिस्तान की चिंता, डर और खुफिया बेचैनी को खुद बयान कर देता है। अताउल्लाह तरार ने दावा किया, भारत अगले 24 से 36 घंटों के भीतर पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि पाकिस्तान को इसके पुख्ता इनपुट्स मिले, यानी कि साफ है भारत की बैठकें अब सिर्फ बैठकें नहीं रही। इन बैठकों की गूंज सरहद पार तक सुनाई दे रही है और यही गूंज इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारों में बेचैनी और बौखलाहट का सबब बन चुकी है। भारत खामोशी से काम कर रहा है और पाकिस्तान सिर्फ अंदाजे और आशंकाओं में कांप रहा है। रात की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल एक मनोवैज्ञानिक सिक्योरिटी थी कि भारत का अगला कदम बड़ा हो सकता है और शायद अचानक हो भी सकता है। कई बार डर सिर्फ खबरों से नहीं, खामोशी से होता है और इस वक्त भारत की वही खामोशी पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता है। जरा समझिए, कुछ बड़ा होने वाला है। 5:30 बजे हिंदुस्तान में पीएम की बैठक होती है, सेनाओं को छूट की बात कही जाती है, वक्त टारगेट सब तय कर दिए जाते हैं। तो दूसरी तरफ रात 2:30 बजे पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। रात के 2:30 बजे पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। खौफ में सूचना विभाग नजर आता है और तो और यहां पर तरार साहब पूरी तरीके से कहते हैं, खौफ में मंत्री नजर आते हैं। ये रणनीति तय करने की कोशिश मिशन मोड में सरकार और साफ संदेश है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। माना जा रहा है आखिर क्यों डरा है पाकिस्तान, वो भी समझिए। मोदी ने सेना को पूरी तरीके से छूट दे दी है, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हुआ महसूस होता है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के भीतर खौफ का साया मंडरा रहा है। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हुआ है। मोदी कह चुके हैं अब छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे, ये कह चुके हैं मोदी। और राफेल का एक नया सौदा हो चुका है जो डरा रहा है पाकिस्तान को कि अगर जो सौदा हुआ है उससे क्या होगा। 4 बैठकें 2 घंटे के भीतर मैराथन बैठकें हुई हैं। पहली सीसीएस की बैठक हुई, पहलगाम पर एक्शन उसमें लेने की बात कही गई। उसके अलावा सीसीए की बैठक में बड़े आर्थिक फैसले हुए। इसके अलावा सीसीपीए की बैठक हुई, बड़े राजनीतिक फैसले हुए। एक हफ्ते सीसीएस की 2 बैठक हुई हैं। 23 अप्रैल को सीसीएस की पहली बैठक हुई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 30 अप्रैल को सीसीएस की दूसरी बैठक हुई है। ये ग्राफिक्स आपको अब हम फुल स्क्रीन पर भी दिखाते हैं, जरा समझिए। आप फुल स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से मोदी की बैठक जो थी, बैठक में कौन कौन मौजूद रहा, ये आप अपने आप में ही समझ सकते हैं। बैठक में नरेंद्र मोदी थे, अजीत डोभाल एनएसए थे, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी थे, नौसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह थे, वायुसेना अध्यक्ष राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री इसमें मौजूद थे, अनिल चौहान सीडीएस मौजूद थे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के अध्यक्ष मौजूद थे। ये बैठकें अपने आप में दर्शा रही हैं कि आखिर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह इस मीटिंग कर रहे हैं। एक के बाद एक ग्राफिक्स एक बार फिर से हम फुल में प्ले कर देते हैं और बता देते हैं। देखिए, ये इस बैठक के बाद ये आप देख सकते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। शाम 5:30 बजे इधर पीएम की बैठक होती है, वहां रात 2:30 बजे
सूचना मंत्री हैं वो खौफ में मीटिंग करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 24 से 36 घंटे के भीतर हमला हो सकता है, हमला हो सकता है। अब क्यों डर गया पाकिस्तान? मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पूरा देश सरकार के साथ है, ये भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखें, मोदी कह चुके हैं छोड़ेंगे नहीं, इसी कारण खौफ में पाकिस्तान इस वक्त मचा हुआ है। ये आप देखिए 4 बैठकें 2 घंटे के अंदर मैराथन हुई हैं। पहलगांव पर एक्शन सीसीएस की बैठक में हुआ, सीसीपीए में बड़े राजनीतिक फैसले गए, कैबिनेट की बैठक में भी अहम फैसले लिए गए, एक्शन प्लान पर मोहर लगी है, बड़े आर्थिक फैसले लिए गए सीसीईए की बैठक में। एक हफ्ते में सीसीएस की 2 बैठकें हुई हैं। 23 अप्रैल को सीसीएस की पहली बैठक हुई है, इसके अलावा 30 अप्रैल को सीसीएस की दूसरी बैठक हुई है। ये महत्वपूर्ण बैठकें अपने आप में दर्शा रही हैं कि किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और अब इस हमले के बाद उपजा तनाव एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। एक और दिल्ली में चल रही प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग, दूसरी ओर इस्लामाबाद में डर, बेचैनी और बौखलाहट। मंगलवार को 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने साफ किया, हमारे सशस्त्र बल पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ने में किसी तरह की रुकावट नहीं होना चाहिए। भारत में सुरक्षा रणनीति अपने उच्चतम स्तर पर है और इस रणनीति की गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बाकायदा एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास विश्वसनीय खुफिया सूचना है, भारत अगले 24 से 36 घंटे के भीतर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तरार ने भारत पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया, कहा भारत ने निष्पक्ष जांच की बजाय टकराव की राह चुन ली है। तो वहीं आपको बताते चलें, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने के नाते सच्चाई का पता लगाने के लिए, उसके महरकात जानने के लिए खुले दिल से आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब। यह डर जरूरी है क्योंकि जब निर्दोषों की जान ली जाती है धर्म पूछकर, तब चुप रहना गुनाह है और जब भारत चुप नहीं रहता तो सरहद पार हलचल मच जाती है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ खूनी आतंकी हमला सिर्फ एक वारदात नहीं थी, वो एक चुनौती थी। 28 भारतीय मारे गए क्योंकि उनका धर्म पूछा गया और जवाब भी होगा, और ऐसा होगा कि पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक की और 2 टूक कहा, सेनाओं को खुली छूट है, टारगेट, टाइम और जगह सब कुछ सेना तय करेगी। इस बयान के चंद घंटे बाद पाकिस्तान हिल गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री का बयान सामने आया। उसके बाद पाक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रातों की नींद हो गई। सूत्रों के मुताबिक जनरल मुनीर ने अपने पूरे परिवार को अमेरिका, यूके भिजवा दिया है। कोई कहता है वो रावलपिंडी के बंकर में छिपे, तो कोई कह रहा है कि देश ही छोड़ दिया। जब सोशल मीडिया पर खबरें फैली तो मुनीर गायब हैं, तब पाकिस्तान सरकार को एबटाबाद की एक पुरानी फोटो शेयर करनी पड़ी। तस्वीर में जनरल मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ दिखे, लेकिन शक बना रहा, मुनीर वाकई मीटिंग में था या सिर्फ डैमेज कंट्रोल। पाकिस्तान डर में है लेकिन गीदड़ भभकी से बाज नहीं आ रहा। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने परमाणु हमले की धमकी दे दी, पर सवाल यह है जिनका आर्मी चीफ ही छिपा हो वो परमाणु बटन कैसे दबाएगा? अब चर्चा जोरों पर है, क्या भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या इस बार कुछ और बड़ा होगा, कुछ और निर्णायक होगा? ये डर जरूरी है और ये डर ही है
जो आतंकियों को भागने पर मजबूर करता है। ये डर ही है जो दुश्मनों को बंकर में छिपाता है, और ये डर ही है जिसे भारत ने अब हथियार बना लिया। पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं खबर दिन भर में। ब्रेक के उस पार बताएंगे हाफिज सईद के ठिकाने के बारे में। के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का। जिस हमले में धर्म पूछकर गोलियां बरसाई गई, जिसने पहलगाम की घाटियों को खून से लाल कर दिया, उसके बाद अब भारत का जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं होगा बल्कि सटीक, सुनियोजित और बेमिसाल एक्शन में होगा। सूत्रों की माने तो भारत की टारगेट लिस्ट तैयार है और इस लिस्ट में है पाकिस्तान के वो 5 ठिकाने जहां आतंक की जड़ें पल रही हैं। एक एक करके आपको बताते हैं भारत के टॉप 5 टारगेट कौन कौन है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, यूएन के द्वारा घोषित ग्लोबल आतंकी, अब लाहौर के जोरम टाउन के बंकर नुमा महल में रह रहा है। 5000 स्क्वायर फीट का कंपाउंड, प्राइवेट पार्क, मस्जिद, मदरसा और अंडरग्राउंड कमांड सेंटर, ये वो जगह है जहां वो लश्कर के मिशन ऑपरेट करता है। भारत की हिट लिस्ट में इसका नाम सबसे ऊपर है। लश्कर तैयबा का गढ़ मुरिकदे, यहां ट्रेनिंग होती है, फंडिंग होती है और भारत के खिलाफ हमलों की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो तबाही का आप ये देख सकते हैं, तबाही का अगला निशाना बन सकती हैं पीओके में मौजूद 17 ट्रेनिंग कैंप और 17 लॉन्चिंग पैड। आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से आप ये देख सकते हैं। और यहां पर देखिए जरा, सबसे पहले यहां अगर आएंगे हम, ये आपको जो नजर आ रहा है ये प्राइवेट पार्क है और इस प्राइवेट पार्क में यहां पर हाफिज सईद का ये एक तरीके से कह सकते हैं प्राइवेट पार्क है। अब आप जब यहां देखेंगे और ये आपको नजर आएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये नजर आएगा आपको पूरी तरीके से हाफिज सईद यहां पर बेसिकली रहता है। हाफिज सईद ये जो घर है आपको जो नजर आ रहा है, यहां पर हाफिज सईद रहता है और ये पूरा एरिया सैटेलाइट से लिया गया है ये, और ये इस वक्त नजर आ रहा है। एक और आपको दिखाते हैं और यहां पर बंकर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। और ये देखिए जरा, ये आपको दिख रहा है, आपको ये नजर आ रहा है, ये बंकर्स आपको नजर आ रहे हैं और इन सब में अब ये नीचे रिहायशी इलाका, ये पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है और ये आप अपने आप में नजर आएगा। यहाँ पर कई लोग रहते हैं और उसी में से एक हाफिज सईद जो है वो इस एरिया में रहता है। ये एक्सक्लूसिव दरअसल तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप अपने आप में ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से ये हाफिज सईद का वो आशियाना है। अब जरा समझिए, आतंक का मास्टरमाइंड है आईएसआई और ये वो संस्था है जो जैश, लश्कर जैसे संगठनों को पैसे, प्लान और पनाह देती है। इस्लामाबाद में बना आईएसआई मुख्यालय भारत की निगाहों में है। प्रॉक्सी वार और प्रॉक्सी ही नहीं रहेगा, सीधा हिसाब होगा। 5वां टारगेट है वो जो पाकिस्तान की फौज, आतंक का पॉलिटिक्स जहां से खिलती, यानी कि पाकिस्तान की फौज। ये 5 दरअसल अहम किरदार है जहां पर भारत की निगाहें हैं, जहां भारत ऑपरेशन करेगा। ये बहुत मुमकिन है और सबसे महत्वपूर्ण जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो है। इन सब के बीच आज एक और अहम तस्वीर देखने को मिली, खबर देखने को मिली। दरअसल जिसके सिर पर सुहाग का सेहरा बंधा था, अब वही सिर खून से भीगा है।
जिसकी आंखों में सपने थे, उन्हीं आंखों के सामने उसका जीवन उजड़ गया है। यह कहानी है शुभम द्विवेदी की और यह पीड़ा है उस देश की जिसे आतंक बार बार लहूलुहान कर रहा है। आज राहुल गांधी कानपुर में शुभम के परिवार से मिले, लेकिन जो उन्होंने वहां सुना वो कोई नेता नहीं, एक इंसान ही सुन सकता था। ऐश्वर्या एक ऐसी पत्नी जिसने अपने सुहाग को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, वो रही थी, कांप रही थी, और राहुल गांधी ने उन्हें गले लगाया, कहा मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं क्योंकि मैंने भी 2 बार आतंक से अपनों को खोया है। राहुल ने कहा मेरी दादी इंदिरा गांधी और मेरे पिता राजीव गांधी भी आतंक का शिकार हुए। क्या आप सोच सकते हैं, लंच करते वक्त एक आदमी आता है और पूछता है हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू कहते ही सिर्फ 5 सेकंड में गोली। ऐश्वर्या बताती है टारगेट यही था कि पत्नी के सामने पति को मारो और फिर कहो जाकर अपनी सरकार को बताओ। इतनी हैवानियत, इतना सुनियोजित कत्लेआम और कोई सुरक्षा नहीं। ऐश्वर्या की बहन ने कहा मैं मदद के लिए गिड़गिड़ाई, कोई नहीं आया, घोड़े वाले भी नहीं आए, कहां थी सिक्योरिटी, क्यों पहलगाम जैसा टूरिस्ट हॉट स्पॉट नो मैन जोन बन गया। सिर्फ सवाल नहीं है ये चीख है उस व्यवस्था की जो चुपचाप है। शुभम के पिता कहते हैं बेटे का सिर इसकी गोद में गिरा था, आप कुछ करिए। राहुल ने वादा किया मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा, शुभम को शहीद का दर्जा दिलवाऊंगा। लेकिन क्या एक चिट्ठी काफी है? क्या वादों से आतंक का अंत होगा? जब तक ऐसी ऐश्वर्या हर गली में मिलती रहेगी, जब तक हर शुभम आंखों के सामने मारा जाता रहेगा, तब तक ये मुल्क चैन से नहीं रह सकता। ये श्रद्धांजलि नहीं, ये वक्त है संकल्प लेने का, सवाल उठाने का और जवाब मांगने का। क्या सरकार जवाब देगी या फिर अगला शुभम, अगली ऐश्वर्या या अगली चीख बनकर रह जाएगी? सदी बदली, सरकारें बदली, लेकिन जाति की गिनती सिर्फ बहस में उलझी रही। किसी ने कहा समाज टूटेगा, किसी ने कहा वोट जुड़ेंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया वो भारत की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को बदल सकता है। आज मोदी सरकार ने जाति जनगणना को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी। ये सिर्फ एक जनगणना नहीं, ये सामाजिक आत्ममूल्यांकन है। आज की सीसीपीए बैठक में मोदी सरकार ने तय किया आने वाली जनगणना में जातियों की पूरी गणना की जाएगी, यानी अब जातियों की गिनती कोई छिपी नहीं हुई या फिर सीमित जानकारी नहीं होगी, बल्कि देश की आधिकारिक गणना में शामिल होगी। सवाल यह है कि अब क्यों सरकार कहती है समाज के ताने बाने को संविधान के तहत समरस बनाने के लिए यह जरूरी है, लेकिन क्या यह फैसला सिर्फ सामाजिक न्याय का रास्ता खोलता है या 2024 के बाद की राजनीति की नई पटकथा तैयार कर रहा है? 2011 में हुआ था SECC यानी कि सामाजिक आर्थिक जाति सर्वे, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने उसे पूरी जनगणना नहीं माना था, केवल डेटा इकट्ठा किया था, उसे सार्वजनिक नहीं किया था। अब बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने जाति को सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, हमने समाज के लिए अपनाया है और अब जाति की गणना का काम सीधे जनगणना के हिस्से के रूप में होगा। Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its India alliance partners have used caste census only as a political tool. जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद
नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है। चलिए, अब जाते जाते आपको बात पते की बताते चलते हैं। आज बात पते की है कि कभी कभी हालात इतने खराब लगते हैं कि लगता है अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन वहीं से शुरू होती है असली बदलने की कहानी। दर्द जब हद से गुजरता है तो या तो इंसान टूटता है या फिर निखरता है, और जो निखरता है वही चमकता है, इतना कि पूरी दुनिया उसकी रोशनी देखती। मतलब साफ है, दर्द से घबराओ मत, वो तुम्हें गिराने नहीं तराशने आया। तो बात पते की दरअसल आज यही है। फिलहाल इस खास पेशकश में मुझे इजाजत दीजिए और मेरी टीम को भी इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का।